नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर आज उत्तराखंड पहुंचे और यूपी में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का ये पहला उत्तराखंड दौरा है। योगी आदित्यनाथ देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। इसके बाद सीएम योगी हेलीकॉप्टर से यमकेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। अनावरण कार्यक्रम के बाद वो अपनी मां सावित्री देवी से और परिजनों से मिलने घर जाएंगे। तो 28 साल बाद अपनी मातृभूमि पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया। गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया गया और इस दौरान बिथाणी में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित भी किया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार अपने पैतृक गांव पहुंचेंगे। कुछ ही देर पहले उन्होंने बिथाणी में एक जनसभा को संबोधित किया। और ज्यादा अपडेट के साथ एफएम संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बिथाणी में जनसभा को संबोधित किया। 28 साल बाद अपनी मातृभूमि पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। अब इसके बाद उनका आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि 3 दिवसीय ये दौरा है? देखिए, योगी आदित्यनाथ का जो 3 दिवसीय दौरा है, उस दौरे में आज का जो दौरा है वो भी काफी महत्वपूर्ण रहा है। और उन्होंने आज अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया है और उस महाविद्यालय में वो पहुंचे हैं जिसकी परिकल्पना उन्होंने की थी और उनके पिता इस महाविद्यालय की देखरेख करते थे। एक महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा रहे थे और इसके बाद अब योगी आदित्यनाथ अपने गांव जाने वाले हैं पंचूर। जैसे कि बताया जा रहा है कि पंचूर में अपनी माता जी से वो बातचीत कर सकते हैं और संभवतः कल का जो पूरा दिन रहेगा वो उनका निजी कार्यक्रम रहेगा। जिस तरह की बात बताई जा रही है, ये बताया जा रहा है कि वो अपने परिजनों से भी मुलाकात कर सकते हैं। और चूंकि पिछले बार जब चुनाव के दौरान यहाँ उत्तराखंड वो आए थे तो उस समय उन्होंने अपनी बहन और अपने भाई से वादा किया था कि जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो शपथ ग्रहण के बाद सीधे यहाँ आएंगे, और वो आए और उन्होंने अपने वादे को पूरा किया है। अब परिजनों से मुलाकात का जो कार्यक्रम है वो अब आने वाले समय में होना है और उनके पूरे गांव को सजाया गया, उनके घर को सजाया गया है और गांव और आसपास के जो लोग हैं वो योगी से मिलने के लिए काफी उत्सुक हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनकी एक झलक पाना चाहते हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ उनके अपने परिवार के बेटे हैं और एक बेटा इतने लंबे समय बाद और इस पद पर, इतनी गरिमामय पद पर, इतने महत्वपूर्ण पद पर होने के बाद वो यहाँ आ रहे हैं, तो जाहिर है कि उनके जो परिजन हैं, उनके गांव के लोग हैं और आसपास के गांव के लोग हैं और एक तरह से कहें तो पूरे उत्तराखंड के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनका लाल आज इस उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद यहाँ पर आ रहे हैं और इस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि तमाम बड़े नेता जब विभिन्न जगहों पर जाते हैं तो उनका जो स्वागत होता है, बाकी अन्य जो कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों से अलग आज का जो कार्यक्रम है वो देखने को मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मौजूद रहे। उत्तराखंड के जो 2 पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत भी उनके साथ रहे।
उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल जितने सदस्य रहे, वरिष्ठ नेता रहे, वो यहाँ पर मौजूद रहे। तो ये अपने आप में एक बात बताता है कि योगी का जो कद है, जो पद है, वो कितना बड़ा है। और बिल्कुल, क्योंकि अजय, जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि उनके परिजन वहां पर पहुंच रहे हैं और आसपास के जो लोग हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि वहां पर उन्होंने रहे, वहां पर पढ़ाई भी की, और एक सन्यासी के लिए परिवार को भूलना, परिवार को छोड़ना और फिर बाद में उसे अपनी आदत में शामिल कर लेना आसान हो जाता है। लेकिन जो परिवार वाले होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मां का दिल मां का ही दिल होता है, तो उनके लिए आज भी वो एक बेटे की तरह हैं और बेटे की उपलब्धियों को देखकर हर किसी का दिल खुशी से झूम उठता है। तो योगी आदित्यनाथ के लिए वो एक आम जनता के तौर पर हैं, क्योंकि उन्होंने संन्यास ले लिया है, लेकिन जो उनके आसपास के रिश्तेदार हैं, जो परिवार वाले हैं, उनके लिए आज भी वो वही हैं जो पहले हुआ करते थे। ये बिल्कुल, देखिए, एक भावनात्मक रूप से जो जुड़ाव की बात हम कहें, पूरा उत्तराखंड इस बात को लेकर के खुश है कि उत्तराखंड के लाल यानी उनके बेटे ने एक बड़ा इतिहास रचा है। उत्तर प्रदेश में लगातार वो 2 बार मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है और एक ऐसे महत्वपूर्ण पद पर हैं जिनके लिए पूरा सारा भारत एक समान है, पूरे भारत भर के लोग एक समान हैं। और उसके बाद जो अपने उनके जो परिजन हैं वो उनसे मिलना चाहते हैं, उनके गांव के लोग मिलना चाहते हैं, उत्तराखंड के लोग मिलना चाहते हैं। भावनात्मक रूप से जो जुड़ाव है, जो खुशी का मंजर है, वो देखने को मिल रहा है। और खास तौर पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपनी बहन और अपने भाई से जो वायदा किया था, वो वायदा उन्होंने पूरा किया है। वो उत्तराखंड आए हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से जो लगाव की बात है, देखिए, चाहे सन्यासी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, एक भावनात्मक रूप से एक दिल रखते हैं। और जब उनके परिजनों के बारे में बातचीत की जाती है या उनसे वो लोग मिलते हैं, तो जाहिर है कि एक इंसान के अंदर की जो भावना है वो भी जाग करके सामने आती है। हालांकि योगी हैं, उन्होंने योग धारण किया है और वो उसको प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन एक मानव मन को लेकर के अगर हम बात करें, जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को रोका नहीं जा सकता है। पूरे उत्तराखंड के लोग इस बात को लेकर के खुश है और यही वजह है कि योगी के आगमन को लेकर के जो तमाम अजय, परिसंपत्तियों के लिहाज से भी इस दौरे को बेहद खास माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि 5 तारीख को परिसंपत्तियों को लेकर भी बातचीत संभव है और अलकनंदा होटल को वो उत्तराखंड को सौंप सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्योंकि लंबे समय से दोनों राज्यों के बीच में इस बात को लेकर गतिरोध रही, परिसंपत्तियों के बंटवारे का जो मामला रहा, वो हल नहीं हो पा रहा था। कई दौर की मुख्यमंत्रियों की भी बातचीत हुई थी, अधिकारियों की बात हुई थी, मुख्य सचिवों की बैठक भी हुई थी, लेकिन पिछले साल नवंबर के महीने में योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में बैठक हुई और तमाम जो परिसंपत्तियां रही उन पर हल निकाल लिया गया। और दोनों प्रदेशों ने बड़ा भाई और छोटे भाई को मानते हुए एक दूसरे को अपनी परिसंपत्तियों के हस्तांतरण की बात कही थी। तमाम विषय थे जिनका समाधान कर लिया गया था। अब 5 तारीख को हरिद्वार में जो अलकनंदा होटल है वो यूपी से अब उत्तराखंड को हस्तांतरित किया जाएगा। इसी तरह से उसी के बगल में जो नया होटल बन रहा है उसका अनावरण करेंगे, उसको उत्तर प्रदेश के लोगों को समर्पित करेंगे योगी आदित्यनाथ। और इसके साथ साथ तमाम अन्य परिसंपत्तियों का जो मामला है जो लंबित अभी पड़ा हुआ है, हालांकि उसकी बातचीत हो गई है, उस पर हल निकाल लिया गया है, लेकिन उसका हस्तांतरण अभी नहीं हो पाया है। तो 5 तारीख को सारे मामलों का हल हो जाएगा, परिसंपत्तियों का हस्तांतरण हो जाएगा और लंबे समय से जो विवाद की स्थितियां रही हैं दोनों प्रदेशों के बीच में, गतिरोध रही है, उस गतिरोध का भी समाधान हो जाएगा। और दोनों प्रदेश के लोग काफी खुश हैं क्योंकि इस समय डबल इंजन की सरकार यूपी और उत्तराखंड में है और इसके साथ साथ केंद्र की सरकार की बात करें तो अब ट्रिपल इंजन की सरकार है। और जहां भी तीनों प्रदेशों के बीच में कहीं पर भी विवाद की स्थिति रहती है, गतिरोध की स्थिति रहती है, तो उसका समाधान कर लिया जाता है। बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए। हर हर गंगे, जय मां गंगे के जयकारों के साथ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां कपाट उद्घाटन के दौरान मौजूद रहे और कपाट खुलने के साथ ही धाम में सबसे पहली पूजा पीएम मोदी के नाम से कराई गई।
और इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा ऐतिहासिक होगी। कोरोना महामारी के कारण बीते 2 साल के बाद चारधाम यात्रा पूरी क्षमता के साथ संचालित हो रही है और साल 2020-2021 में चारधामों के कपाट खुलने से पहले कोरोना की पहली और दूसरी लहर में संक्रमण चरम पर था, जिससे कपाट खुलने के बाद भी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं के बिना सन्नाटा था। लेकिन इस बार भक्तों में भी चारधाम यात्रा को लेकर खासा उत्साह है। आज शुभ दिन अक्षय तृतीया के दिन माँ गंगा के तट पर गंगोत्री कपाट आज से प्रारंभ हो गई। आज से यात्रा विधिवत रूप से प्रारंभ हो गई है। ये यात्रा सभी यात्रियों के लिए, सभी पर्यटकों के लिए, सभी श्रद्धालुओं के लिए सुगम हो, सरल हो, सब लोग स्वस्थ आएँ, स्वस्थ जाएँ। और जो हमारा उत्तराखंड राज्य, जिसके बारे में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये आने वाला जो दशक है, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उसकी ये शुरुआत हो गई है। और हमने हर प्रकार से कोशिश की है कि सभी यात्रियों के लिए यात्रा सरल और सुगम हो, उसके लिए हम हर प्रयास कर रहे हैं। आज यहाँ कपाट खुल रहे हैं, यमुनोत्री के खुल चुके हैं, गंगोत्री के खुल रहे हैं। 6 तारीख को केदारनाथ जी के और 8 तारीख को हमारे बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सभी के लिए यात्रा अच्छी हो और ऐतिहासिक हो, क्योंकि 2 वर्षों के बाद यात्रा हो रही है और लोगों में बहुत उत्साह है यात्रा को लेकर। हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से भी सारी व्यवस्थाएं हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात में विधानसभा अध्यक्ष ने उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास से संबंधित विषय पर रक्षा मंत्री से चर्चा की। आज ईद उल फितर की नमाज देश में अमन और शांति के साथ दुआ मांगने के साथ साथ अता की गई और वहीं हल्द्वानी में भी आज ईदगाह पर ईद की नमाज को अता किया गया। ईद की नमाज अता होने के बाद लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान पुलिस ने ईद को लेकर पूरे क्षेत्र में पुख्ता इंतजाम किए। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आज पूरे देश में ईद उल फितर को मनाया जा रहा है और हल्द्वानी में भी ईद की नमाज अदा की गई है और ईद को देखते हुए पूरे शहर के अंदर पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जन जागृति मंच की सचिव मुक्ता दत्ता को बड़ा झटका लगा है। प्रशासन ने मुक्ति दत्ता की संपत्ति को कुर्क नीलामी के आदेश जारी किए हैं और नीलामी के आदेश के बाद मुक्ति दत्ता ने प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाया। वहीं मुक्ति दत्ता ने कुर्की को लेकर कहा है कि जब जन जागृति मंच को सरकार ने 65 लाख कर्ज दिया, जिसमें से 56 लाख चुका दिया है, तो फिर मेरी निजी संपत्ति को कुर्क क्यों किया जा रहा है।
कानपुर के पूर्व बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पहाड़ों की रानी मसूरी उनको काफी पसंद है और अक्सर वो मसूरी अपने परिवार के साथ घूमने के लिए आते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में मसूरी लगातार विकास की ओर अग्रसर है, जिसके लिए वो कैबिनेट मंत्री को शुभकामनाएं देते हैं। चंपावत उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतने जा रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से लड़ रहे हैं, जो चंपावत की जनता के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। मसूरी में मौसम बड़ा खुशगवार है और डेवलपमेंट बहुत हो रहा है। जब से हमारे भाई गणेश जोशी यहाँ से विधायक बने, मंत्री बने, मसूरी का वाकई डेवलपमेंट हुआ है। मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ये चंपावत तो भाजपा का ही गढ़ है और जब मुख्यमंत्री जी वहाँ से लड़ेंगे तो निश्चित रूप से चंपावत के लिए बहुत बड़ा एक तोहफा है। इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उनको इतना बड़ी चीज़ मिल रही है तो जीत तो श्योर है धामी साहब की। हम लोग जीत रहे हैं वहाँ पर और धामी जी और मजबूती के साथ देवभूमि का विकास, सर्वांगीण विकास, 4 धाम का जो उन्होंने प्लान अपने आप किया है उसको भी कार्यान्वित कर सकेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो बात आई है, विधिक विश्वविद्यालय की जो बात उन्होंने की है, चीफ जस्टिस और चीफ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस में नई दिल्ली में कल, वो तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो उनके एजेंडा में हैं और चुनाव जीतते ही उस पर तेजी से अमल किया जाएगा और प्रदेश को आगे ले जाया जाएगा। ये था कि मेरे पैर के लिगामेंट टूट गए थे, मैं सक्रिय नहीं हो सका चुनाव में, तो आधा बल तो वहीं घट गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, 4000 वोट की बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जो नीति और नियति को मंजूर है वो हो जाता है। कोई बात नहीं, 20 साल से जीते हैं लगातार, 7 चुनाव जीते हैं, 4 विधायक के, 3 जिला पंचायत के, तो एक आध बार रह भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। हमारी सरकार बनी है, हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, विधायक तो कुछ काम करवा नहीं पा रहे हैं, उनके बस का भी कुछ करवाना नहीं है। वो जो झूठ बोलते आए, लोगों को लड़ाते आए, मुकदमेबाजी करवा रहे हैं। हमने जो अमन और चैन 20 साल तक रखा था उसको खराब करने की कुचेष्टा की जा रही है, लेकिन वो कुचेष्टा कामयाब नहीं होने दी जाएगी। उच्चाधिकारियों से, पुलिस में, प्रशासन में हमारी बात हो चुकी है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हो चुकी है और ज़्यादा समय हम अपना क्षेत्र में ही देते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्र का जैसे सर्वांगीण विकास हमने पहले कराया, आज भी हम ही कराएंगे। मैं 20 साल विधायक रहा हूँ, सीना ठोक के रहा हूँ। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा विकास मेरी विधानसभा में हुआ, एनडी तिवारी जी के समय से। डिग्री कॉलेज बने, कन्या डिग्री कॉलेज बने, पॉलिटेक्निक बने, तटबंध बनाए गए, रेलवे ओवरब्रिज केंद्र सरकार दिल्ली सरकार से मिला, मतलब भारत सरकार से मिलाया। तो ये सब बहुत बड़ी चीज़ें हैं, खाली बोलने से थोड़ी हो जाता है। एक बार आदमी आके देखे तो उसका अवलोकन तो करे, लेकिन जिसको झूठी बोलना है, झूठ में शक्ति नहीं होती। और वैसे भी वो व्यक्ति बलात्कारी है, उसके ऊपर बलात्कार का मुकदमा दिल्ली हाईकोर्ट में पेंडिंग है। इलेक्शन पिटीशन उसके खिलाफ हाईकोर्ट नैनीताल में दायर कर दिया गया है, उसने इन्फॉर्मेशन छिपाई है, उसका भी इलेक्शन रेट डाल दी गई है। जल्दी विधायकी जाने वाली है। बाजपुर के बहुचर्चित गोलीकांड ने अब राजनीतिक रूप लेना शुरू कर दिया है, जहां पुलिस कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव अविनाश शर्मा को मुख्य आरोपी मानकर भगोड़ा घोषित करने में जुट गई है, तो वहीं कांग्रेस इसे एक राजनीतिक दबाव में एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष समेत भारी संख्या में कांग्रेसी एकत्रित हुए और सैकड़ों की संख्या में एसडीएम कोर्ट पहुंचकर एक ज्ञापन राज्यपाल को संबोधित एसडीएम को सौंपा है। आपको बता दें कि बीते दिनों बाजपुर के ग्राम पिपलिया में नेत्र प्रकाश शर्मा के घर पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया, जबकि घटना के मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा के साथ अन्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं, जिसको लेकर जिले की पुलिस आला अधिकारियों ने बाजपुर में अपना डेरा डाला हुआ है और अविनाश शर्मा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सबसे ज़्यादा मैं जानता हूं क्योंकि मैं इस पंचायत में था। करम सिंह पड्डा थे, मेजर सिंह थे, सरताज उलख थे। उसमें खाली लेन देनदारी थी इनकी, नेत्रपाल की और एजेंटू हमारे छोटे प्रमुख की। और जो पंचायत ये कह के निपटी की भी ठीक है, इसमें मुझे दोबारा विचार करने दीजिए, पैसा दूंगा। अविनाश शर्मा द्वारा ही जो दिलीप शर्मा के घर पंचायत हुई थी इससे पहले, उसमें तय हुआ था कि रुपया उसको ना देकर टिंकू को, ये पैसा हम आपको सीधा दे देंगे 1.5 करोड़। और ये मुझे अफसोस की बात है कि जो ये दिखा रहे हैं गैंगस्टर और जो शासन प्रशासन ने कह रहे हैं कि इस पर फरोती की बात है, ये सरासर पूरा उत्तराखंड नहीं, बाजपुर की जनता, उत्तराखंड की जनता जानती है। सच्चाई यही है, गैंगस्टर तो उस पर लगती है जो क्रिमिनल लोग हों। ये तो पंचायत थी। और दूसरी बात, हर FIR लॉज हो चुकी है, उसमें कुछ आदमी सरेंडर हो चुके हैं। और अफसोस इस बात का है कि जब दूसरी पार्टी को 302 लगाई गई है तो उनको भी अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और इसमें मैं तो ये भी कहूँगा मीडिया के माध्यम से, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, DGP साहब, DIG, SSP साहब कहना चाहूँगा कि माहौल ना बिगड़े,
और जो लोग हुए वो सिलेंडर हो जाएंगे। ये न्याय का मामला है, ये न्याय में तय होगा। न्यायालय में हमें पूरी उम्मीद है कि न्याय होगा। और एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि अगर ये ज़्यादा बात बढ़ती है, इसमें यहाँ के विधायक पक्ष के नेता हमारे जसपाल आर्य जी, उनके संज्ञान में सारी चीज़ें, उनकी वार्तालाप हो भी चुकी है अधिकारियों से। तो ये ना हो कि फिर यहाँ पर आर्य जी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर पूरे उत्तराखंड के जितने विधायक हैं वो यहाँ पर आएंगे। बचाने का पूरा प्रयास करा जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई करी जा रही है। 302 के मुलजिम थाने में बैठ के अपने घरों को जा रहे हैं और जो जिनका ख़त्म हुआ है उनकी बिल्कुल बात नहीं सुनी जा रही है। दूसरा, अविनाश शर्मा को जिस तरीके का गैंगस्टर ये दिखाने का प्रयास कर रहा है पुलिस प्रशासन, मैं पुलिस प्रशासन से ये बताना चाहूँगा कि अभी 1 साल पहले हाई कोर्ट ने उन्हें सारे मामलों में क्लीन चिट भी दी थी और जितने पुराने मामले थे कोर्ट से सब उनके बरी हो रखे हैं। तो एक पक्षीय कार्रवाई किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, भले ही इसके लिए हमें किसी तक का आंदोलन करना पड़े। पुलिस दोनों तरफ की न्याय संगत कार्रवाई करे। कांग्रेस पक्ष जो है, जो वारदात है, इनकी बात भी सुने और जो 302 के मुलजिम है उन पे भी उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। बाजपुर के इतिहास में ऐसी एक तरफा कार्रवाई मैं तो देख ही रहा हूँ। जो बुजुर्ग यहाँ पे बाजपुर में पिछले 50-50 साल, 60-60 साल, 70-70 सालों से हैं, वो भी एक तरफा पहली बार ऐसी एक पक्षीय कार्रवाई देख रहे हैं। प्रशासन का इतना गंदा रवैया, बुलडोजर लेके घर पे पहुंचना, धमकी देना, 302 के मुलजिमों को थाने से उनके घर भेज देना, ऐसा एक तरफा रवैया बाजपुर के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है। राजनीतिक दबाव है या पुलिस अपनी मनमर्जी से कर रही है, हम तो इतना अनुरोध करेंगे, आज बाजपुर के समस्त जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हैं, ये बाजपुर की क्षेत्र की जनता की भावनाओं का भी सवाल है। अगर बाजपुर के अंदर इस तरीके की कोई नई परंपरा चालू करी गई तो हम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। समस्त तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।